हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक नया टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव लेकर मैं आज आपके सामने हूं। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? हमने पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। तो अगर दोनों आवेश परिमाण में बराबर हों, तो दो आवेश अगर परिमाण में बराबर हों और बहुत पास पास रखे हों, तो बस इसी व्यवस्था को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो परिभाषा आ जाए, आइए हेडिंग लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, डाइपोल इसलिए है क्योंकि इसमें दो आवेश होंगे, इसलिए इसका नाम डाइपोल है। और इलेक्ट्रिक इसलिए है क्योंकि आवेशों का निकाय है ये, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो परिभाषा है कि जब परिमाण में समान, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, आवेश का मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस एक माइनस, विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था या समायोजन या निकाय, कुछ भी आप कह सकते हो, व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई कि जब परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए कैसा होगा वैद्युत द्विध्रुव। हमने माना कि ये एक माइनस क्यू आवेश है और कुछ ही दूरी पर इससे, अब चित्र में हमने थोड़ा सा इसको बहुत दूर दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही पास होंगे। तो चलिए इन दोनों आवेशों को हमने मिला दिया, मान लिया ये भी आपका डाइपोल है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। देखिए दोनों आवेश परिमाण में समान है, ये माइनस ये प्लस है, ये इसका सेंटर कहलाता है O। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L लेते हैं। अब 2L इसीलिए लेते हैं कि ताकि सेंटर से ये वाली दूरी L हो जाए, एक किनारे आवेश की, और दूसरे किनारे की भी L हो जाए, क्योंकि सभी दूरियां ज्यादातर द्विध्रुव से केंद्र से नापी जाती है, सेंटर से। तो जब सेंटर से आप नापोगे तो फिर अगर इसको आप L रखते हो और इसको L रखते हो तो थोड़ा आसानी रहेगी। बाकी लेने को आप D भी ले सकते हैं। तो अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी D हो जाएगी, तब फिर सेंटर से ये दूरी D/2, ये वाली भी D/2 होगी। कोई इससे दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कन्वीनियंट है ये हमारे लिए कि लंबाई हम 2L ले लें आवेशों के बीच की। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज द्विध्रुव से रिलेटेड आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसको द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। इसको एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष, एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। ये द्विध्रुव अक्ष है। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस पर नेट आवेश तो शून्य होता है, नेट आवेश जो है वो 0 रहेगा, नेट आवेश शून्य। ये क्यों? माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का टोटल 0 हो गया। परंतु वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। ये चीज हम आगे आपको निकाल के भी दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा।
तो वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक और कर सकते हो आप, हर डाइपोल का यानी हर द्विध्रुव का, हर वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है सभी डाइपोल का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण आपको पता होगा, घुमाने की प्रवृत्ति या घूमने की प्रवृत्ति आघूर्ण कहलाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक डाइपोल का होता है ये। तो ये हमारे दो तीन खास चीजें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए अब आगे आपको बताता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रत्येक द्विध्रुव का होगा ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देख लीजिए किसी द्विध्रुव का, इसको P से प्रदर्शित करते हैं P। तो किसी द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो दोनों आवेश में किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए आप। क्यों? किसी भी चूंकि दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बड़ी आसान परिभाषा है, अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसी एक आवेश, किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये परिभाषा हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की। मैथमेटिकल परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये हुआ P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये डेफिनेशन है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। आपको बता दें ये सदिश राशि है, ये सदिश है, सदिश मतलब वेक्टर है, ये सदिश है। और इसकी दिशा जो होती है, इसकी दिशा वो सबसे ध्यान से समझना है। इसकी दिशा सदैव -q आवेश से, -q आवेश से +q की ओर होती है, ये -q से +q की ओर होगी। मतलब ये हुआ P की दिशा ये हो जाएगी, ये P की दिशा ये -q से +q की ओर होगी। कैसी राशि है? ये सदिश है, वेक्टर है। किसी स्थान पे अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का P दिखाना होगा, वेक्टर की जरूरत होगी, तो हम बिल्कुल तीर की दिशा से दिखाएंगे और वो -q से +q की ओर दिखाएंगे। तो ये P की दिशा है, -q से +q की ओर होगी। आइए इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक विमीय सूत्र, P का मात्रक, ये P का मात्रक तथा विमीय सूत्र, डायमेंशन सभी कुछ आप निकाल सकते हो। चलिए पहले मात्रक बता देते हैं। मात्रक बताइए। तो देखिए एक आवेश है, आवेश Q, इसका मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, कूलाम हो गया। और 2L ये लंबाई है, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा।
तो P का मात्रक कूलाम मीटर होता है। ये SI में मात्रक है, इसको C इंटू M भी लिखेंगे, कूलाम मीटर। C फॉर कूलम, M फॉर मीटर। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। प्रचलित मात्रक है लेकिन बहुत छोटा है। एक अन्य मात्रक होता है इसका डेबाई, डेबाई डी से लिख देते हैं सिंपली। तो एक डेबाई इज इक्वल टू ये होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर। तो ये बहुत छोटा यूनिट है डेबाई। तो एक और भी मात्रक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये है डेबाई। सीएम मतलब कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दिस इज कूलाम मीटर। ये हो गया इसका मात्रक। विमी सूत्र भी देख लेते हैं, देख लीजिए। P बराबर फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2M। Q आवेश है, इसका विमी सूत्र AT हो जाएगा, पहले बताया था आपको। और 2L लंबाई है, लंबाई का मात्रक, लंबाई का विमी सूत्र कैपिटल L हो जाएगा। तो बस ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा ATL। तो ये P का विमी सूत्र है ATL, मात्रक कूलाम मीटर और विमी सूत्र हो गया ATL। चलिए इसके बाद ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हम डाइपोल किस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं, इसकी सार्थकता क्या है, या फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर जानना चाहें कि डाइपोल का क्या है वैद्युत द्विध्रुव का, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सार्थकता डाइपोल की, वैद्युत द्विध्रुव की सार्थकता देखेंगे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जैसे एक परमाणु होता है, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षाओं में यहाँ पे ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इन ऋणावेशित जो कण हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, अगर इनका सबका सेंटर किसी एक ही पॉइंट पर हम मान लें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ये चारों कोनों पे, तो अगर इनका सेंटर, अगर हम चाहें इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए या इनका केंद्र कह लीजिए ऋणावेशित कणों का, तो इनका केंद्र जो है यहाँ बीचों बीच आ जाएगा। तो अगर इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का केंद्र हम निकालें तो वो इसी धनावेशित के ऊपर ही आ जाएगा। तो अगर ऋणावेशित का केंद्र धनावेशित के केंद्र के ठीक ऊपर आ गया तो फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक ही पॉइंट पर हो गए तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। और फॉर्मूला हमने पढ़ा है P = Q इंटू 2L, तो 2L 0 हो गया। तो परमाणु का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, वो हमेशा 0 होता है। समझिए इस बात को कि परमाणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों 0 हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का अर्थात ऋणावेशित कणों का जो केंद्र है और धनावेशित कण का केंद्र, दोनों अगर एक ही बिंदु पर हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, संपाती हैं, तो फिर निश्चित है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0 हो गई। तो इस कारण से इसका P 0 होता है। तो परमाणुओं का P हमेशा 0 होता है। अब परमाणु से आपको पता है अणु बनते हैं, तो अगर आप यहां सार्थकता में लिखना चाहें तो ये परमाणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण P जो है ये 0 होता है। सभी परमाणुओं का 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज नाभिक के भीतर है उतना ही इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश बाहर है। सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का गुरुत्व केंद्र यानी उसका सेंटर और जो नाभिक में धनावेश है उसका सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए इसका P 0 होता है। अब आपको पता है कि इन्हीं परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। तो अणु 2 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो 2 तरह के आपने अणु पढ़े हैं आपने। तो 2 तरह के अणुओं में पहला एक आपने पढ़ा है अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय, ये अणु के प्रकार हैं, अणु के टाइप्स हैं कह लीजिए, 2 प्रकार के हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय का मतलब इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो है आपका ध्रुवीय अणु, जिसको पढ़ते हैं हम लोग पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरे आपके कहलाते हैं ध्रुवीय अणु।
ध्रुवीय अणु। तो देख लीजिए परिभाषा बहुत सिंपल है, इसको पढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये अध्रुवीय अणु कर दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अध्रुवीय जैसा नाम से ही स्पष्ट है। अध्रुवीय का मतलब है कि दोनों के ध्रुव अलग अलग ना हो, दोनों का जो आवेशों का जो प्लस और माइनस आवेश है वो एक ही बिंदु पर हो, अलग अलग ना हो, ध्रुव उसमें ना हो, अध्रुवीय, तो एक ही पॉइंट पर हो दोनों। तो कहने का मतलब है कि इस ऐसे अणुओं की बात करेंगे तो ऐसे अणुओं में जो धनावेश है, पूरे अणु का जो धनावेश है और जो ऋणावेश है वो एक ही पॉइंट पर होता है, एक ही पॉइंट पर धनावेश और ऋणावेश दोनों होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अध्रुवीय अणु। इनका P जो है वो हमेशा 0 होगा। P क्यों 0 हुआ? वही 2l 0 है, दोनों आवेश एक ही पॉइंट पर हैं, दोनों का केंद्र जो है धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र एक ही पॉइंट पर है, दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है चार्जेस का पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक ही पॉइंट पर है, तो P इसका 0 होगा। तो अध्रुवीय अणु कैसे अणु कहलाएंगे? ऐसे अणु जिनके ऋणावेशों का केंद्र तथा धनावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर अर्थात संपाती होते हैं, संपाती मतलब कोइंसाइड करते हैं, तो ऐसे अणुओं को हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं। तो परिभाषा आप इस तरह दे सकते हैं, ऐसे अणु जिनके ऋणावेशों का केंद्र, ऋणावेशों का केंद्र, ऋणावेशों का केंद्र धनावेशों के केंद्र से संपाती होता है। संपाती का मतलब कोइंसाइड करना होता है, एक ही पॉइंट पर मिल जाना। संपाती होते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या खास बात होगी इनकी? इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, इनका P जो है वो शून्य होता है, इनका P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, शून्य होता है। लेकिन अब अगर इनको आप वैद्युत क्षेत्र में मान लिया रखते हैं, जैसे ये यहाँ पे इसी पे पॉजिटिव है नेगेटिव है और आपने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रख दिया, ऐसे करके आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र लगा देने पर क्या है कि जो धनावेश है वो क्षेत्र की दिशा में और जबकि ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये विस्थापित हो जाएंगे। तो ये जो अणु होगा वो अणु आपका इस तरह बन जाएगा। ये जो अणु है वो इस तरह आ जाएगा, पॉजिटिव आगे निकल जाएगा और माइनस इस साइड आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो धनावेश होता है वो हमेशा क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगा। ये क्षेत्र इस दिशा में आपने लगाया है, तो पॉजिटिव जो है क्षेत्र की दिशा में और नेगेटिव क्षेत्र के अपोजिट। तो क्या होगा कि माइनस और प्लस अलग अलग बिंदु पर आ जाएंगे। जो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही बिंदु पे था, इसका P 0 था, लेकिन माइनस लेफ्ट हो गया, पॉजिटिव जो है वो क्षेत्र की दिशा में हो गया, तो फिर अब इनके बीच की एक निश्चित दूरी हो गई, तो आप कहेंगे कि फिर इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम किसी अध्रुवीय अणु को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित हो जाने का मतलब है कि वो उसमें ध्रुवण की घटना हो जाती है, पोलराइज हो जाता है, उसके माइनस और प्लस जो एक ही पॉइंट पर थे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित इसलिए कहते हैं इंड्यूस्ड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब तक इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कौन से हैं अध्रुवीय। जैसे आपका H2 है, हाइड्रोजन, कोई भी अणु इस तरह आप लेंगे, H2 है, N2 है, ये आपका मेथेन है, CH4 एटसेट्रा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जितने भी अणु हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए हैं ये सब सिमेट्रिक हैं, सममित। सबसे खास बात ये भी है कि जो अध्रुवीय अणु होते हैं वे हैं जो सममित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और जैसे CH4 आप बनाएंगे तो ये उसका इस तरह आप बॉन्ड के हिसाब से दिखाएंगे, ये देखिए सिमेट्रिक है। हाइड्रोजन का आप दिखाएंगे तो ये इस तरह दिखाएंगे, ये भी सिमेट्रिक है, लाइन सिमेट्रिक।
ये भी आपका सिमेट्रिक है, N2 भी इसी तरह होगा। तो जितने भी आपके सममित अणु हैं वो आपके अध्रुवीय कहलाते हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे इसकी अध्रुवीय अणुओं की पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो ऐसे अणु जिनके ऋणावेशों का केंद्र धनावेशों के केंद्र से संपाती नहीं होता है। बस इसमें आप कह देंगे कि आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। संपाती मतलब कौन साइड, संपाती नहीं होते हैं। सिमिलर परिभाषा है ऊपर वाले की तरह ही, संपाती नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब होगा, अर्थात P जो इनका है वो शून्य नहीं होगा, अर्थात P शून्य नहीं होता है, P शून्य नहीं होता है। पहले से ये ऑलरेडी जब ये परमाणु होंगे तो माइनस अलग पॉइंट पर होगा और प्लस जो है वो अलग होगा। पहले से ही माइनस और प्लस सेपरेटेड रहेंगे, एक पॉइंट पर संपाती नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे दोनों। तो इनका तो P ऑलरेडी होता है, तो आप कह सकते हैं P शून्य नहीं होता है, तो इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थायी मतलब ये परमानेंटली ले करके आप कह सकते हैं अणु पैदा होते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इनके भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अब आपने HCl कह दिया है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका क्लोरीन है, ये परमाणु है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, HCl हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह दे सकते हैं, जैसे पानी हो गया H2O, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो अणु होंगे, और आपके इस तरह लिख सकते हैं CCl3 एटसेट्रा। तो ये जो है आपके, इनकी खासियत ये है कि ये असम्मित अणु है, ये सब असम्मित हैं, एसिमेट्रिक हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे ये सम्मित है आपके सिमेट्रिक, इनकी ये खास बात थी कि ये सब सिमेट्रिक हैं, और ये एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक होंगे तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और अगर सिमेट्रिक होंगे तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। तो ये इसका एक डाइपोल का जो है, आप ये कह सकते हो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी इसकी भौतिक सार्थकता है कि एक्चुअल में हम डाइपोल जो पढ़ते हैं इसका उपयोग हम किस प्रकार अणुओं में, परमाणुओं में ले सकते हैं। समझ गए, रफ कर दें। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अब यही जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा है, इससे पढ़ना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग होगी आपकी वैद्युत द्विध्रुव से, वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू डाइपोल। तो देखिए इसमें दो तीन अलग अलग केसेस हैं। पहला आपको बताता हूं, जैसे ये हमने लिया था कि एक डाइपोल है AB, हमने डाइपोल लिया है -q और ये +q है। इसके बीच की दूरी हमने 2l कहा था पहले, फॉर सिंप्लिसिटी आसान करने के लिए 2l ले लेते हैं। ये इसका सेंटर कहलाता है O, तो वही ये L हो जाएगा आधी दूरी, और ये वाली आपकी आधी दूरी हो जाएगी L। तो देखिए अगर हम दोनों आवेशों को मिला के लाइन को आगे बढ़ा दें, या इसी लाइन को हम पीछे बढ़ा दें इस प्रकार, तो ये लाइन आपकी कहलाती है द्विध्रुव अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल एक्सिस, इसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहली आपको स्थिति यही कंसीडर करनी है। पहली स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यहां लिखेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय या इसी को आप अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हो, अनुदैर्ध्य स्थिति में। tan A स्थिति भी ये कहलाती है आपकी। तो चाहे आप अक्षीय स्थिति कहिए, चाहे अनुदैर्ध्य स्थिति कहिए, या tan A स्थिति कहिए, तो ये द्विध्रुव की अक्ष है। अक्ष पर अब आपको कोई एक बिंदु लेना है,
एक बिंदु मान लिया अक्ष पर आपने यहां ले लिया है, हमने सपोज कर लिया इसको P कह दिया है, और ये सेंटर से, सेंटर मतलब डाइपोल के सेंटर से यहाँ पे r दूरी पर अक्ष पर है ये बिंदु P। अब आपको P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी। देखिए दो आवेश है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है, तो दोनों आवेशों से हमें बिंदु P की दूरी चाहिए। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो बड़ा आसान फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था E = KQ/R²। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है KQ/R²। तो हमको आवेश पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए। हमें आवेश दोनों पता है, एक माइनस Q आवेश है, एक प्लस Q आवेश है। बस इन दोनों आवेशों से हम पहले बिंदु P की दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए दूरी निकालते हैं। तो दूरी AP आपको पहले चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चूंकि हमने OP = r ये मान लिया है, कंसीडर कर लिया हमने कि OP r है, और AB जो है वो 2L है, ऐसा पहले से ही माना हुआ है। AB 2L है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि OA और OB ये दोनों ही आपके L हो जाएंगे। ये OA आधी दूरी और OB भी L हो गया। तो अब आप पहले इस आवेश -Q से P तक की दूरी निकालते हैं। तो ये AP बताएंगे क्या है, AP चित्र से आपको AP बताना है। तो AP हो जाएगा आपका AO + OP, ये हो जाएगा। AO की वैल्यू आपकी L है और OP हो जाएगा R। तो इसको हम लोग R + L लिख लेते हैं, R + L हो गया AP। क्योंकि R बड़ा रहता है, अभी आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे, L बहुत छोटा होता है, तो बड़े में छोटा जोड़ रहे हैं R + L। बाकी ऐसा नहीं है, मैथमेटिकली देखा जाए तो L + R और R + L दोनों सेम है, लेकिन बस इस तरीके से मैंने लिख लिया R + L। तथा BP बता दीजिए, ये वाले इस वाले आवेश से +Q से P तक की दूरी BP। तो BP = क्या हो जाएगा, चित्र में देखिए, हो गया OP - OB। OP मतलब R और OB मतलब L, तो ये हो जाएगा R - L। तो इस ऋणावेश से बिंदु P की दूरी R + L है, और इस धनावेश से बिंदु P की दूरी R - L है। ये स्पष्ट हो गया, चित्र में भी इस चीज को मेंशन कर दे रहे हैं। यहां से ये वाली दूरी हो जाएगी R + L, ये P तक की दूरी, और यहां से ये वाली दूरी हो जाएगी R - L। चित्र में स्पष्ट है, ये समझ गए आप AP कैसे हुआ, BP कैसे हुआ। अब आप देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बताना है यहाँ पे P पर इन दोनों आवेशों से। तो पहले मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, वहां पर जेब से 1 कूलाम का धनावेश निकाल के रख दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जेब में लेके घूमना पड़ेगा क्या? तो ये तो केवल एक परिकल्पना है हमारी, ऐसा नहीं कि जेब में आवेश लेके चलना है आपको। बस केवल +1 कूलाम आवेश यहाँ पर कैसे भी आप रख लीजिए, 1 कूलाम आवेश, क्योंकि परिभाषा में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस 1 कूलाम पर अब ये दोनों आवेश किस दिशा में बल लगाएंगे, वही दिशाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं हो जाएंगी। चलिए पहले -Q आवेश से देखते हैं पर किधर बल लगेगा। तो वो बल इस दिशा में लगेगा, तो इस तीव्रता को हमने E1 कह दिया। ध्यान दीजिए, E1 बाई तरफ होगा। कैसे E1 बाई तरफ हुआ, कैसे, फिर से देखिए, -Q आवेश है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस को ये -Q जो है आकर्षित करेगा, तो E1 इस दिशा में होगा। और ये +Q दूसरा जो आवेश है, ये इसी +1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में हो जाएगी, ये E2 हो जाएगा। समझ आया E2 की दिशा। E1 की दिशा आप देख रहे हैं, वो आकर्षण के कारण -Q आवेश की ओर है, और जबकि +Q आवेश के कारण जो E2 की दिशा है वो बाहर की ओर है, प्रतिकर्षण के कारण बाहर। अब आप E1 और E2 पहले निकाल लेते हैं, बाद में फिर उसका परिणाम ही निकालेंगे। तो क्षेत्र बना लिया है, बना लीजिए जल्दी से, ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब फिगर बना रहेगा, चित्र रहेगा अभी,
और अब आपको E1 और E2 की वैल्यूज निकालना है, उसके बाद फिर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले इस माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वो नहीं लिख रहे हैं, तीव्रता E1 लिख दिया। चलिए फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ अपॉन दूरी आप देखिए चित्र में AP का स्क्वायर हो जाएगा, ये AP का स्क्वायर। K की वैल्यू अगर आप चाहें तो रख लीजिए 1/4πε0, अगर वायु में रखे हैं दोनों, मतलब डाइपोल वायु में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और अगर सपोज कर लीजिए किसी माध्यम में रखा है तो फिर आप इसी को एप्सिलॉन m कर सकते हैं, या एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या फिर उसी को आप एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं, जहां कैपिटल K परावैद्युतांक कहलाएगा। चलिए अभी हमने वायु में रख लिया, लास्ट में अगर कहेंगे तो K के साथ भी फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो ये तो K की वैल्यू हो गई, Q आवेश है और अपॉन AP A से P ये भी कैलकुलेट किया गया था, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि इसमें आपको माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई तीव्रता का परिमाण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी तीव्रता की दिशा तो मैंने चित्र में दिखा दिया है। देखिए तीव्रता की दिशा E1 बाईं ओर है, E1 की दिशा देखिए माइनस क्यू के कारण बाईं ओर है, तो दिशा हमने दिखा दिया है चित्र में, तो ये हमने केवल परिमाण लिखा है, ये उसका केवल मैग्नीट्यूड है E1 का, तो ये समझ गए। चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं उसी बिंदु पर, ये दूसरा आवेश है आपका, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में तीव्रता ही लिख दिया। तो बताइए जरा E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका वही KQ, ये भी Q ही है, प्लस Q है, Q ही लेना है, और अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी BP का स्क्वायर, BP, अरे BP यहाँ पे दूरी है, ब्लड प्रेशर वाला BP नहीं है, B से P तक की दूरी है बस। चलिए बताइए क्या वैल्यू हो जाएगी, KQ अपॉन BP, BP का मतलब K की वैल्यू रख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं 1/4πε0 और इंटू Q, और BP की वैल्यू देखिए चित्र में, BP की वैल्यू है R माइनस L। चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र को अभी आपको नहीं बिगाड़ना है, चित्र लास्ट तक रखना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए दोनों तीव्रताओं के परिमाण निकाल लिए हमने, माइनस क्यू से बिंदु P पर तीव्रता और प्लस क्यू से बिंदु P पर तीव्रता, दोनों तीव्रताएं आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब आपको बताना है कि इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। परिणामी समझते हैं, परिणामी मतलब रिजल्टेंट। इन दोनों तीव्रताओं का वेक्टर सम करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया था। अब आप थोड़ा आइए फिर कक्षा 11 वेक्टर, हमने पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में हैं, किसी बिंदु पर यदि दो वेक्टर कार्यरत हैं और वो विपरीत दिशाओं में हैं, यानी अपोजिट हैं, तो जो उनका परिणामी है वो उनके परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। विपरीत दिशाओं का मतलब है कि इनके बीच का कोण 180, अपोजिट है ये। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों का, तो वो उनके परिमाणों के अंतर के बराबर होगा। अंतर के बराबर होगा, इसका यह मतलब है कि आपको इन दोनों वेक्टरों को आपस में घटाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है। तो वैसे देखा जाए तो भाई इस आवेश से हमने E1 निकाला है, यहाँ पर इस आवेश से अधिक दूरी पर हमने E1 निकाला है, और इस आवेश से कम दूरी पर हमने E2 निकाला है। तो आवेश तो दोनों बराबर हैं परिमाण में, लेकिन दूरी जिसकी ज्यादा होगी उसकी तीव्रता कम होगी, और जिसकी दूरी कम होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्यक्रमानुपाती होता है। और नहीं तो अगर आप थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल दिमाग यूज करना चाहें तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, Q/4πε0 यहां भी है, Q/4πε0 यहां भी है। इस हर को देखिए डिनोमिनेटर को, तो R प्लस L का होल स्क्वायर है, और इस डिनोमिनेटर को देखिए तो R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो आपको पता है कि R प्लस L बड़ा होता है, R माइनस L छोटा होता है, R प्लस L बड़ा होता है, R माइनस L छोटा होता है।
और किसी भिन्न का हर अगर छोटा है तो भिन्न का मान बड़ा है, किसी भिन्न का हर बड़ा है तो भिन्न का मान छोटा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि E1 जो है E2 से कम है। चाहे आप चित्र के हिसाब से समझ लीजिए और चाहे आप थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल दिमाग लगा करके ये जान लीजिए कि E1 छोटा है, E2 बड़ा है। E1 क्यों छोटा है? क्योंकि वो माइनस क्यू के कारण अधिक दूरी पर है। आवेश दोनों जगह वही है, बस दूरी ज्यादा दूरी कम। तो जिसकी दूरी ज्यादा उसका वैद्युत क्षेत्र कम। चलिए अब आप परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। बहुत आसान है, चित्र को हम बिगाड़ भी देते हैं क्योंकि जो हमारा मेन काम था वो आ गया। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, इसलिए अब आप लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ये परिणामी तीव्रता, तो बस परिणामी तीव्रता बता दीजिए बिंदु P पर क्या हो जाएगी। EP इज इक्वल टू, अब बताया आपको E2 बड़ा है E1 छोटा है, तो E2 माइनस E1 कर देंगे। जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा देंगे। अब आप दोनों वैल्यूज रख दीजिए। तो E2 की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L बड़ा था E2, और माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बस क्या करना है, कुछ कॉमन ले लीजिए, जो चीजें कॉमन है कॉमन कर लीजिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसी को, बस अब सिंप्लीफिकेशन ही करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका R माइनस L, एक ब्रैकेट में R प्लस L है, इसको आप R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जाएगा आपका ये R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इस तरह हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देखिए ये पूरा, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसे माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, घटा दीजिए। ये आप चाहें तो आपने पढ़ा है a वर्ग माइनस बी वर्ग इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो एक बार दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिया दोनों को, और दोबारा दूसरे वाले ब्रैकेट में इससे इसको घटा दीजिए। तो R प्लस L से घटाना है, ध्यान दीजिएगा, R माइनस L घटाना है, तो R माइनस L घटेगा तो हो जाएगा माइनस R प्लस L हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। चलिए नीचे हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें L कैंसिल हो जाएगा और इसमें आपका R कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा और आइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड करिए R और R, आपका 2R हो जाएगा, और इनटू आ जाएगा 2L, और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ का Q ले लीजिए, ये Q और ये 2L। हमने पढ़ा है Q इंटू 2L P के बराबर होता है, Q इंटू 2L P के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको बताया Q इंटू 2L P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R इंटू P, और अपॉन ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये कंडीशन देखिए, जैसा कि हमने इस तरह का ये लिया था, ये डाइपोल है आपका, ये इस तरह का हमने डाइपोल लिया था, ये इसका सेंटर था, ए बी था, वही सेम फिगर है पिछला वाला ही, अभी जो रफ कर दिया था मैंने जगह के कारण। ये डिस्टेंस आपकी R थी। अब आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ये देनी है कि ये जो L होता है, आधा डिस्टेंस जो डाइपोल का होता है, भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है, तो उसका आधा L, ये L इस R की तुलना में बहुत कम होता है। अब आपको एग्जाम्पल मैं दूं तो जैसे सेंटर से यहाँ P की दूरी मान लिया आपसे दे दिया 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी माइक्रोन की कोटि की होगी, या और भी छोटा एंगस्ट्रॉम होगा।
आपसे कह दिया कि इनके बीच की दूरी जो है वो 10 की घात -6 मीटर है, इतना, ठीक है। 10 की घात -6 मीटर 1 माइक्रोन होता है या माइक्रोमीटर होता है। तो ये 10 की घात -6 मीटर जो L है या इसका आधा L, ये R की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए यहाँ पर कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, L अगर बहुत छोटा है R से, तो फिर जो L स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं L स्क्वायर इज मच मच लेस देन R स्क्वायर। अगर L R से छोटा है, काफी छोटा है, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिर आप L स्क्वायर को लगभग 0 मान सकते हैं। कोई भी चीज जब सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो और उसमें से अगर एक टर्म बहुत छोटा है तो उसके कंपैरेटिवली, बड़े वाले के कंपैरेटिवली छोटे वाले को आप नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो L स्क्वायर को अब इतना छोटा है कि आप उसको नगण्य कर दीजिए। नगण्य का मतलब है कि उसको 0 मान लीजिए। तो मान लीजिए तो ये L स्क्वायर जो है 0 हो जाएगा। तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2R इंटू पी अपॉन, ये R स्क्वायर बचेगा, इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगा R की पावर 4, ये हो जाएगा। अब एक R से एक पावर आप कैंसिल कर दीजिए, तो बस ये फॉर्मूला आ गया आपका 1/4πε0 2p अपॉन R³। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डाइपोल की अक्ष पर। अब अगर मान लिया K परावैद्युतांक का कोई माध्यम है, तब फिर इसी फॉर्मूले को आप ε0 कैपिटल K कर देंगे। इसी फॉर्मूले को फिर इस तरह लिख सकते हो आप 1/4πε0 K 2p अपॉन R³, इस तरह कर लेंगे। अगर मान लिया माध्यम कोई दूसरा है, एयर नहीं है या निर्वात नहीं है, वैक्यूम नहीं है या एयर नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आपको कैपिटल K इसमें शामिल करना होगा। कैपिटल K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसको हम आपेक्षिक वैद्युशीलता भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये फॉर्मूला आ गया 2p अपॉन R³। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और गौर करने की जरूरत थी। देखिए ये डाइपोल था आपका -q + q, हमने ये माइनस लिया था, ये प्लस था। तो P की दिशा आपको ध्यान होगी, क्या बताया था, ये P की दिशा हो जाएगी। P की दिशा माइनस से प्लस होती है, ये पढ़ा है हमने, माइनस से प्लस। यहाँ पे देखिए हमने E2 बताया था कि E2 बड़ा है, ये E2 आपका बड़ा है, E2 दाहिनी तरफ है, E1 को बाईं तरफ रखा है, तो E2 बड़ा है E1 से और दोनों अपोजिट है। तो अगर यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताना चाहें, परिणामी तीव्रता की दिशा, तो परिणामी तीव्रता की दिशा हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होती है। अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में हैं, तो परिणामी की दिशा हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होती है। तो ये दिशा E की दिशा हो जाएगी। तो आप देखिए E की दिशा भी इधर ही है और P की दिशा भी उसी ओर है, दोनों एक ही दिशा में है, P भी E भी। तो अगर आप इसी इक्वेशन को, ये जो आपने यहाँ इक्वेशन निकाला है, अगर इसको आप सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा EP इज इक्वल टू, वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर लगा देंगे बाईं तरफ, और ये हो जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन R³। तो ये वेक्टर में इस तरह हो जाएगा। अब बाईं तरफ भी वेक्टर है, दाईं तरफ भी वेक्टर है, तो इसको आप ये कह सकते हो कि अर्थात अक्ष पर E की दिशा, E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P की दिशा में होती है। P की दिशा मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। तो अगर कहीं जरूरत होगी आपको वेक्टर में लिखने की, तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन होगी। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला यही दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने दिशा के साथ इसको लिख लिया है। यहाँ केवल परिमाण पता चल रहा है कि अक्ष पे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ पर आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता चल जाएगी। तो अर्थात अक्ष पर E की दिशा हमेशा P की दिशा में होती है। ये समझ गए होंगे आप, समझ गए?
इसके बाद फिर इसका सेकंड केस आएगा। आइए इस पर एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीव्रता है डाइपोल से, द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग देख रहे हैं वो आ रही है 1/4πε0 2p/r³। जबकि किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता हमने पढ़ी थी वो थी r² के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती, वो E प्रोपोर्शनल r² था। और यहाँ देख रहे हैं आप E प्रोपोर्शनल 1/r³ है, मतलब वो r² के व्युत्क्रमानुपाती था, ये r³ एक पावर ज्यादा आपको दिख रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मोनोपोल था, एक सिंगल पोल ये होता है, तो इसके कारण जो तीव्रता होती है वो हमेशा r² के व्युत्क्रमानुपाती, एक सिंगल चार्ज था। जब हमने डाइपोल ले लिया इस तरह का, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो r³ हो जाएगी इस तरह। ये दो आवेशों का डाइपोल है। इसी तरह फिर अगला एक आता है जिसको हम क्वाड्रोपोल कहते हैं, क्वाड्रोपोल। तो क्वाड्रोपोल में अगर आप आएंगे तो उसमें आपका E प्रोपोर्शनल 1/r⁴ हो जाएगा। क्वाड्रोपोल इस तरह करके बनेगा, जैसे ये -q आवेश कर लिया और यहां पर हमने प्लस कर दिया +2q, और ये इसको एक -q कर दिया, या इसको आप प्लस, हाँ ठीक है, क्वाड्रोपोल। तो क्वाड्रोपोल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे पोल्स बढ़ते जाते हैं, क्वाड्रोपोल में जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आवेशों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तीव्रता और तेजी से घटती है, तीव्रता और तेजी से घटती है। तो आप एक जनरल अगर बात लिखना चाहें तो इस तरह का फॉर्मूला भी दे सकते हैं, E प्रोपोर्शनल r⁴n -n+1, ये फॉर्मूला दे सकते हैं, ये फॉर्मूला दे सकते हैं। E प्रोपोर्शनल 1/r⁴n+1, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ पोल्स है। जैसे सिंगल है, मोनोपोल है तो एक होगा, तो एक रख दीजिए, तो E प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। अगर डाइपोल है तो डाइपोल में आपका 2 हो जाएंगे, तो डाइपोल में 2 हो जाएंगे तो आप यहाँ 2 रखोगे तो r³ हो जाएगा। इसी तरह क्वाड्रोपोल अगर आप लेते हैं तो उसमें 3 आवेश हो जाएंगे, क्वाड्रोपोल में 2 डाइपोल होते हैं तो उसमें 3 हो जाएंगे, तो वो तीव्रता हो जाएगी 1/r⁴, बस इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है आपका, E प्रोपोर्शनल 1/r⁴n+1। तो अभी हमें तीव्रता के और भी वो पढ़ने हैं। अभी हमें तीव्रता, उसकी निरक्षीय स्थिति, या आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों आवेशों का डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, दोनों आवेशों के केंद्र के से होकर लंबवत जो जाने वाली रेखा होगी, लाइन होगी, उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, या उसको आप अनुप्रस्थ स्थिति भी कर सकते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन में tan B स्थिति भी कहलाती है वो। तो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और उसके बाद फिर एक हम लोग जनरल पॉइंट पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। लेकिन बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का शेष नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।